हेलो। सर मैंने ही आपको फोन किया था। हटिए हटिए, पीछे हटिए प्लीज। हमने दया करके उनको रहने की जगह दे दी थी। सब ये देखिए, ये लड़का अनजान और ये बच्ची, इसका नाम मुन्नी है। बेटा ये आपके चेहरे पे और कपड़े पे खून कैसे लगा? और ये अनजान कहाँ है? घबराओ नहीं बेटा। लक्ष्मी, इसे लेके जाओ, इसके कपड़े वपड़े बदल के इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। राजीव, ढाबे के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चले जिसकी कल रात हमें लाश मिली थी। उस ढाबे के मालिक को भी थाने बुलाओ, हो सकता है इस बच्ची से सच पता लगाने में उससे कोई मदद मिले। ओके सर। मुन्नी, मुन्नी, कहाँ थी तू मुन्नी? मुन्नी बोल ना, कहाँ थी तू? कहाँ थी मुन्नी? आजा, आ बैठ, आ मुन्नी, आ बैठ, आजा बैठ। मुन्नी, कहाँ चली गई बेटा? हैं? और अनजान कहाँ है? अनजान कहाँ है बेटा? मुन्नी बोल ना, बता, अनजान कहाँ है? हाँ? हाँ? ये क्या कहना चाह रही है? सब ये बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, पर हम कोशिश करते हैं सब। हाँ मुन्नी, कल रात को क्या हुआ था बेटा? बोल। हाँ? हाँ, चाचा, इंस्पेक्टर चाचा। ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? किसके बारे में बात कर रही है? सब बच्ची बोल रही है कि अनजान को इंस्पेक्टर चाचा अपने साथ लेकर गया है। लेकिन ये इंस्पेक्टर चाचा है कौन, और वो कौन था जिसका मर्डर हुआ? बेटा कौन इंस्पेक्टर चाचा? बताओ, बताओ साहब को, अनजान को कौन लेकर गया? बोलो, बोलो कौन? प्रताप, लक्ष्मी, आओ बेटा। प्रताप, तुम इस बच्चे से तो पूछ रहे हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? इतने समय से ये बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे थे, कुछ तो पता होगा इनके आगे पीछे कौन है। और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? देखिए साहब, इन बच्चों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये अनजान और मुन्नी का आपस में रिश्ता क्या है? साहब, अनजान मुन्नी का बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखता था। और कब से रह रहे थे ये वहां? करीब 1.5 साल हो गए साहब। पहले अनजान अकेले रहता था, फिर साल भर पहले वो मुन्नी को भी ले आया। इससे ज्यादा इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते साहब। हमने तो तरस खा के इनको अपने ढाबे के पास रहने के लिए जगह दे दी थी। तो सुनो, इस आदमी को पहचानते हो? सर इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये 2 बच्चे? साहब ये दोनों बच्चे तो प्रताप के इस ढाबे पे काम करते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि उन बच्चों से अपने ढाबे पर खुद काम करवाया करता था। साहब, हम डर गए थे साहब, हम डर गए थे। अगर हम सच बोलते तो आप हम पर बाल मजदूरी का चार्ज लगाते थे साहब। चल तो अब सच बता दे, ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? अनजान कहां पर है? और जिस आदमी का मर्डर तेरे ढाबे पे हुआ, तूने किया है ना वो मर्डर? नहीं साहब, नहीं साहब, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर चाचा कौन है मुझे नहीं पता साहब, और हमको तो ये भी नहीं पता कि जिसका मर्डर हुआ वो कौन है सर। अगर तूने एक भी बात झूठ बोली ना तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। नहीं साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब। हमने किसी को नहीं मारा साहब। अरे साहब, 1.5 साल पहले अनजान
हमारे ढाबे पर आकर भीख मांगा करता था साहब। साहब साहब कुछ दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, आपका भला होगा साहब, आपका भला होगा साहब। खाने के लिए कुछ दे दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ खाने के लिए दे दो ना साहब। ये लड़के इधर आ। हाँ साहब। काम करेगा ढाबे पे, बदले में खाने को दूंगा। हाँ करूँगा ना साहब। मुन्नी को तो खुद उसकी माँ मेरे ढाबे पर छोड़ के गई थी साहब। मुन्नी की माँ? हाँ साहब मुझे ढाबे पर नौकर की जरूरत थी और उसको पैसों की। साहब मैं मुन्नी के पगार के हर महीने 1000 रुपए भिजवाता हूँ उसको। फिर कोई कहानी तो नहीं बना रहा ना? नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे मोबाइल में उसका नंबर भी है साहब, शीला गुप्ता नाम है उसका। सब भूतेश्वर में रहती है, आप फोन करके पूछ लीजिए साहब। साहब वो खुद मुन्नी को मेरे ढाबे पर काम पर रख के गई थी साहब। मुन्नी चलो बेटा नहाने चलो। अरे चलो नहाना है, चलो। हाँ प्रताप ने कहा था कि अनजान अनाथ है, लेकिन क्या मुन्नी को बाल मजदूरी के लिए झोंकने वाली वाकई में मुन्नी की मां थी? शीला गुप्ता, जी सर, मैं ही शीला हूँ। ले चलो इसे। पर सर बात क्या है सर? आइए। हाँ साहब, मैंने ही मुन्नी को प्रताप के पास काम पे लगवाया था। पर साहब मुन्नी मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर उसे लेके कहाँ से आई थी तुम, जो उसे बाल मजदूरी में झोंक दिया? साहब करीब 1 साल पहले मैं अपने मायके गई थी, वही रोड पे वो मुझे मिली थी। कोई आदमी उसको जानबूझकर वहाँ छोड़ गया था। मैं आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? मैंने मुन्नी से बात करने की भी कोशिश की, पर वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाती थी। साहब वो तो अपना नाम तक नहीं बता पाई मुझे। तो उसका नाम मुन्नी नहीं है? नहीं साहब, उसे मुन्नी नाम मैंने ही दिया था। पर कसम से साहब मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। मैंने अजय ढाबा पे भी उसे काम पे सिर्फ इसलिए लगवाया था ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और मुझे भी कुछ पैसा मिल सके। तो उसको बाल मजदूरी में झोंक के उसका भला कर रही थी? अरे साहब बुरा तो उस आदमी ने किया है उसके साथ, जो उसे वहाँ सड़क पर अकेला छोड़ गया। कौन था वो आदमी? मैंने चेहरा तो ठीक से देखा नहीं, पर हाँ साहब उसकी मोटरसाइकिल पे जो नंबर प्लेट लगी थी ना, वो कुछ नीली लाल, हाँ कुछ इसी रंग की थी, ठीक वैसी जैसे आप लोग की गाड़ी पे लगी होती है। क्या नंबर था उसकी मोटरसाइकिल का? साहब अब पूरा नंबर तो ठीक से याद नहीं है, पर शुरुआत का कुछ UP 80 और आखिरी के 2 नंबर कुछ 5 4 54 ऐसे कुछ था। बाल मजदूरी वो अमानवीय अपराध है जो पिछले कई दशकों से हमारे समाज पर एक धब्बे की तरह से चमक रहा है, और इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हमने अक्सर कई मुन्नी और अनजान को देखा है, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के कारण गलत को सही करने की जिम्मेदारी से हमेशा चूक जाते हैं। और ढाबे के आसपास के लोग भी पिछले 1 साल से अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे थे, इसीलिए तो प्रताप का अपराध सामने नहीं आया। सर UP 80 आगरा के व्हीकल्स का इनिशियल नंबर है। वैसे क्या लगता है आपको, ये शीला सच बोल रही होगी? ये शीला और प्रताप दोनों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और मान लो अगर शीला सच बोल रही है तो जो आदमी मुन्नी को 1 साल पहले छोड़कर गया था, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा होगा जिसके बारे में मुन्नी बात कर रही है? और ये भी पता करो कि आगरा में वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला है जिसकी बाइक का नंबर आखिर में 54 है। सर इंस्पेक्टर चाचा का पता करने के लिए पुलिस शीला के बयान की पुष्टि कर रही थी, और वो बयान जल्द ही मुन्नी के अतीत के कई राज खोलने वाला था। सर UP 80 AD 2654 नंबर की एक बाइक है। ये बाइक आगरा के कांस्टेबल पीयूष दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये उसकी फोटो।
मुन्नी बेटा, देखो इस फोटो को ध्यान से। क्या यही तुम्हारे इंस्पेक्टर चाचा हैं? बेटा, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा हैं जो अनजान को ले गए थे? सर, मुन्नी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कहीं ये शीला हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं राजीव, ये मुन्नी पीयूष दुबे को पहचानती तो है। देखा नहीं कैसे पीयूष की फोटो देखकर वो सोच में पड़ गई थी। इस पीयूष से भी मिलना पड़ेगा। सर, मुझे मत मार, जाने दो। मैं देखती हूँ। कांस्टेबल पीयूष दुबे यहीं रहते हैं? जी। जय हिंद सर, मैं ही पीयूष दुबे हूँ। पीयूष, हम मथुरा मयूर विहार थाने से आए हैं। तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है। जी बिल्कुल, अंदर आइए सर। आइए सर, चाय बना लें। बैठिए सर। पीयूष, इस बच्ची को पहचानते हो? नहीं सर। और इस लड़के को? नहीं सर, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले तुम हमारे सवालों का जवाब दो, फिर हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। इस आदमी को पहचानते हो? पता नहीं सर, लेकिन मुझसे क्यों? पीयूष, इस आदमी का 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे मर्डर हो गया। और जिस रात इसका मर्डर हुआ, चल इंस्पेक्टर चाचा, प्लीज, मैं चलूंगा, मुझे तो छोड़ दो। चल। इंस्पेक्टर चाचा, ये बच्चा अनजान उस दिन से गायब है, जानते हो? नहीं सर। सर, पीयूष ने तो मुन्नी और अनजान को पहचानने से साफ मना कर दिया। राजीव, जिस तरह से मुन्नी पीयूष की फोटोग्राफ्स देखकर रिएक्ट कर रही थी, उससे तो ये लगता है कि वो पीयूष को जानती है। ये पीयूष के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, आसपास भी अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर, मुन्नी, मुन्नी, खाना क्यों नहीं खाया? अरे ये क्या कर रही हो? मुन्नी का बचपन जिस अपराध की भेंट चढ़ा था, उसका खौफ मुन्नी के दिलो दिमाग में अब तक कायम था। लेकिन नताशा और मुन्नी के साथ ढाबे पर काम कर रहे अनजान के साथ क्या हो रहा था, और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? साहब, इस लड़के को तो कभी देखा नहीं, पर हाँ, ये नताशा जैसी दिखती है। नताशा? जी। नताशा कौन? बोलो राजीव। सर, कांस्टेबल पीयूष दुबे के पड़ोसियों ने मुन्नी को आइडेंटिफाई कर लिया। मुन्नी का असली नाम है नताशा दुबे। नताशा दुबे? यस सर, वो पीयूष की बेटी है। सगी तो नहीं है, अडॉप्टेड है। सर,
उस दिन मैं घबरा गया था, इसलिए आप लोगों से झूठ बोला। तेरा झूठ तो सामने आ गया, अब अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर ले। सर, ना ही मैं इस लड़के को जानता हूँ, ना ही इस आदमी को, लेकिन हाँ 4 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने एक एनजीओ से नताशा को अडॉप्ट किया था। सर, हमने नताशा को बेटी तो बना लिया, लेकिन नताशा ने हमें कभी नहीं अपनाया, हमेशा गुमसुम रहती थी। उसी बीच हमें हमारा बेटा हो गया और धीरे धीरे नताशा से हम लोगों का लगाव कम होता चला गया। मतलब जब अपना बेटा हुआ तो उसे छोड़ दिया? मैं आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हमें डर लगने लगा था कि कहीं नताशा का असर हमारे बेटे पे ना पड़े। साहब, नताशा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी। कैसे रिएक्ट करने लगी थी? साहब, उसे बोलने में प्रॉब्लम थी, कई दिनों तक नहाती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पानी से डर लगता था, फोबिया था। पानी का फोबिया? हाँ सर। अरे चलो नहाना है, चलो। फिर हमें लगा कि हम लोग इसे नहीं संभाल पाएंगे और इसलिए जब मन किया तो उसे बेटी बना लिया, और जब मन भर गया तो उसे रास्ते पे छोड़ दिया। 4 अक्टूबर की रात तो मथुरा में अजय ढाबे पर गया था। क्यों? नताशा को बेचने के लिए कोई ग्राहक मिल गया था? नहीं सर, मैंने उसके बाद नताशा को कभी नहीं देखा। सर, इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राजीव। सर, मैंने चेक किया है, पीयूष का अनजान से या उस आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। सर, वैसे भी नताशा पीयूष की बेटी है, वो उसे इंस्पेक्टर चाचा क्यों बुलाएगी? लेकिन राजीव, इतना तो तय है, उस रात अजय के ढाबे पे कोई ना कोई इंस्पेक्टर चाचा तो था जो अनजान को लेकर गया और जिसे नताशा ने विटनेस भी किया। रही बात अब इस पीयूष दुबे की, इसने पहले भी हमसे सच छुपाया है। हो सकता है ये पीयूष अनजान के बारे में भी जानता हो और उस आदमी के बारे में भी जिसका मर्डर अजय के ढाबे पे हुआ था। इस केस में पीयूष दुबे एक ऐसा अपराधी बनकर सामने आया जिसने 4 साल पहले नताशा और मुन्नी को पिता का नाम तो दिया, लेकिन उसे वो भविष्य नहीं दे पाया जिससे नताशा जैसे बच्चे अक्सर वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का भला तभी हो पाता है जब उनको अपना बनाने से ज्यादा उन्हें अपनापन दिया जाए। पीयूष ने नताशा के साथ रिश्ता जोड़कर भी उसे एक ऐसे मझदार में छोड़ दिया जहां सिर्फ और सिर्फ उसका शोषण हुआ। लेकिन नताशा और मुन्नी के साथ ढाबे पर काम कर रहे अनजान के साथ क्या हो रहा था, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस एनजीओ में जाने का फैसला किया जहां 4 साल पहले तक नताशा उर्फ मुन्नी रह रही थी। जी हाँ, पीयूष ने नताशा को हमारे एनजीओ से ही अडॉप्ट किया था। तो नताशा जब आपके एनजीओ में थी तब भी उसका नाम नताशा ही था? जी नहीं, ये नाम हमने उसे दिया था। दरअसल 5 साल पहले नताशा को एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग से रेस्क्यू किया गया था और वो ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाई। ये फोटो देखिए कि इस लड़के को भी रेस्क्यू ऑपरेशन से लाया गया था। जी नहीं। ये नताशा को कौन से गैंग से रेस्क्यू किया गया था? फिरोजाबाद की कोई बूबा बेगम थी। इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा और दूसरे बच्चों को उसके यहाँ से छुड़वाया था। इंस्पेक्टर शशिधर? जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा के साथ 5-6 बच्चों को हमारे एनजीओ में ही रखवाया था। पीयूष से हम नताशा के बारे में फोन पर पूछा करते थे, पर हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी उसने नताशा के साथ इतना बुरा किया। इससे तो अच्छा होता कि इंस्पेक्टर शशिधर यदि सिंगल नहीं होते तो वो नताशा को अडॉप्ट कर लेते। तो आप कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर शशिधर नताशा को गोद लेना चाहते थे? जी हाँ, वो अक्सर मिलने आया करते थे और नताशा से उन्हें काफी अटैचमेंट हो गया था। उनकी वाइफ गुजर गई थी और एज पर रूल कोई सिंगल मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर शशिधर हमेशा कहते थे यदि उनकी पत्नी जीवित होती तो नताशा को अपने साथ ही ले जाते। ये इंस्पेक्टर शशिधर हैं कौन से थाने में? फिरोजाबाद थाने में। जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने 5 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह की सरगना बूबा बेगम अब नोएडा जेल में है।
और इंस्पेक्टर शशिधर? जब बूबा बेगम पुलिस कस्टडी में थी तो इंस्पेक्टर शशिधर को सस्पेंड कर दिया गया था। पानी से डरने वाली नताशा और मुन्नी ऐसे कई बुरे हादसों से गुजरी थी जहां उस मासूम को प्यार नहीं बल्कि सिर्फ गुस्से से दुत्कारा जाता था। ये केस धीरे धीरे उसकी जिंदगी के उस अतीत के पन्ने खोल रहा था जहां हर पड़ाव पर एक नया चेहरा, एक नया नाम उसकी आप बीती बता रहा था। और इनमें से एक नाम सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज का भी था। क्या नताशा के साथ इतना सब कुछ हो गया? और वो कौन था जिसने उसे अडॉप्ट किया था? कांस्टेबल पीयूष दुबे। नताशा को आपने 5 साल पहले बूबा बेगम के अड्डे से छुड़ाया था ना? जी हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नताशा और उसके साथ के कुछ बच्चे बूबा बेगम के पास ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे। मैंने बूबा बेगम के अड्डे पर रेड मारी थी। पकड़ो इन्हें। नताशा और उसके साथ के बच्चों को नशीली दवाएं देकर रखा जाता था। बच्चों के बारे में हमने अखबार में इश्तहार भी दिया था। कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए और उन्हें लेकर चले गए, लेकिन नताशा को लेने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो बच्चे कहां से लाए गए थे इसके बारे में बूबा बेगम का राइट हैंड जाकिर ही जानता था, और वो आपकी कस्टडी में मारा गया। जाकिर इसलिए मारा गया क्योंकि वो सच नहीं उगल रहा था, इसलिए नहीं कि मैं उसे मारकर उस गिरोह के मास्टरमाइंड को बचा रहा था। लेकिन एलिगेशंस तो आप पे लगे ही थे। वो एलिगेशंस झूठे थे। अगर मुझे सस्पेंड न किया गया होता ना तो मैं बूबा बेगम से भी सच उगलवा लेता। लेकिन बूबा बेगम को तो जेल हो गई थी। लेकिन नताशा के पेरेंट्स तो नहीं मिले ना, और जिसने उसे अडॉप्ट किया उसने उसे उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल से मैंने उसे निकाला था। लगता है आप नताशा को लेकर कुछ ज्यादा जज्बाती हैं। अच्छा ये बताइए, 4 अक्टूबर को आप कहाँ थे? 4 अक्टूबर? लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे इस आदमी का मर्डर हुआ था। कहीं वो आप ही तो नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अगर आप 4 अक्टूबर की रात मथुरा ढाबे पे गए थे तो इस लड़के को भी जानते होंगे। कहाँ है ये लड़का? देखिए ना, तो मैं इस लड़के को जानता हूं और ना ही उसे जिसका मर्डर हुआ है। देखिए फिर भी हम अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नताशा से आपकी पहचान करवानी है। सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज क्या वो इंस्पेक्टर चाचा था? पुलिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सरगना बूबा बेगम से भी जेल में मिलने की औपचारिकताएं निभा रही थी, जो नताशा और मुन्नी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे हादसों की हमराज थी जो अभी तक सामने नहीं आए थे। लेकिन फिलहाल नताशा और मुन्नी द्वारा शशिधर भारद्वाज की पहचान करवाई जा रही थी। नताशा, कितनी बड़ी हो गई तू बेटा, कितनी बड़ी हो गई है तू। मेरा बच्चा, मुझे पहचाना बेटा? हाँ, मैं तुमसे मिलने आता था, तुम्हें चॉकलेट देता था। याद आया बेटा? याद करो बेटा, याद करो मेरी बच्ची। मुन्नी ने शशिधर को इंस्पेक्टर चाचा कहके तो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि मुन्नी शशिधर को पहचानती है। शशिधर के अलावा ऐसा कौन होगा जिसे मुन्नी इंस्पेक्टर चाचा कहके बुलाए? लेकिन सर मैंने शशिधर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। 4 अक्टूबर को उसकी मोबाइल की लोकेशन मथुरा की नहीं थी। सर जब हमें नोएडा जेल में बूबा बेगम से मिलने की परमिशन मांगी तो पता चला 1 महीने पहले उसे पेरोल पे छोड़ दिया गया और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। सर नोएडा पुलिस उसे ढूंढ रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक्यूज बूबा बेगम अंडरग्राउंड थी और उसके गायब होने की यह थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं उसका कनेक्शन जिसमें अनजान गायब था। आखिर उस रात मर्डर किसका हुआ था और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? ये सवाल अब भी वैसे के वैसे बने हुए थे और मथुरा पुलिस नोएडा पुलिस के साथ मिलकर बूबा बेगम तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी। और तभी सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज एक सूचना के साथ मथुरा पुलिस से मिलने पहुंचे। बूबा बहुत ही पहुंची हुई चीज है,
भले ही वो खुद जेल में थी, लेकिन उसका फैलाया हुआ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नेक्सस एक्टिव था। ये बूबा कहाँ होगी? इसका कोई हिंट? मेरे पुराने खबरियों ने बताया है कि बूबा दिल्ली के यमुना बाजार में है। राजीव, वही है। लेके चलो। हम कोनो क्राइम करके नहीं भाग रहे थे साहब, हम तो इसलिए भाग रहे थे ताकि फिर से जेल ना जाना पड़े। तो तू नहीं बताएगी ये कौन है? हम नहीं जानते ये कौन है। नताशा को तो जानती है, इसे कहां से उठाया था? ये शायद हमारी आखिरी लौट थी साहब। इसको हम नहीं, इसको हमारा आदमी जाकिर उठाया था। लेकिन जाकिर ने तो इंस्पेक्टर शशिधर को कुछ नहीं बताया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब, हम नहीं जानते इस बारे में। ये अनजान, तेरा आदमी इस बच्ची के साथ इस लड़के को भी उठाने आया था ना? साहब हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। चल बोल। साहब हमने कहा ना, हमें जितना पता था बता दिया आपको, हमें कुछ नहीं पता। सर बूबा बेगम तो वहीं की वहीं है, कुछ उगल ही नहीं रही है। ये बूबा बेगम के नोएडा जेल से पैरोल पर निकलने के बाद वो कहां थी, क्या कर रही थी, सारी एक्टिविटीज पता करो। सर इंस्पेक्टर शशिधर आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। मुझे ये तो नहीं पता कि बूबा अनजान या फिर उस आदमी के बारे में क्या जानती है जिसका मर्डर हो गया, लेकिन मैं भी श्योर हूं बूबा ये जरूर जानती है कि 5 साल पहले उसने नताशा को कहां से उठाया था। बस आप मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, मैं उससे सब उगलवा लूंगा। देख बूबा, तू तो अब सारी जिंदगी इस जेल में सड़ने वाली है, कम से कम उस बच्ची की जिंदगी तो संवार दे। बता मुझे किसने और कहां से उठाया था नताशा को, बोल। साहब उसको जाकिर नहीं उठाया था। अगर जाकिर ने उठाया होता तो उसका जनाजा उठने की नौबत ना आती, वो पहले सब कुछ उगल देता। लेकिन अब तू बता, सच बताएगी या फिर तेरा भी मैं वही हाल करूं जो जाकिर का किया था? साहब मैंने अगर बता दिया ना नताशा को किसने उठाया था तो मेरा जनाजा तो ऐसे ही उठ जाएगा। इसका मतलब तू जानती है, बोल किसने उठाया नताशा को? लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बहुत डेंजर आदमी है। ऐसा कौन है जो तेरे लिए डेंजर है? चल बता, किसने उठाया नताशा को, बोल। साहब हम आपको ये बता सकते हैं कि उसको कौन से एरिया से उठाया था, लेकिन किसी का नाम वाम मत पूछना, नहीं तो हम दुनिया से ही उठ जाएंगे। देख बूबा। शशिधर चल बता, नताशा को कब और कहां से उठाया गया था? करीब 6 साल पहले दिल्ली में यमुना के पुराने पुल के पास से उठाया था उसको। बूबा बेगम के बयान के आधार पर पुलिस ने दिल्ली ट्रांस यमुना के थानों की मिसिंग कंप्लेंट्स को खंगालना शुरू किया और वहीं उस शख्स की पहचान भी पता करने की कोशिश की जाने लगी जिसके खौफ में बूबा बेगम अपने उस राजदार का नाम लेने से भी डर रही थी। आशीष बोलो। सर 6 साल पहले दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में बबली नाम के लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। कंप्लेंट उसके माँ बाप ने की थी, लेकिन लड़की का अभी तो कुछ पता नहीं चला। और 6 साल पहले उसके माँ बाप ने जो फोटो दी थी वो नताशा की उस वक्त की फोटो से मैच करती है जब वो एनजीओ में थी। इसके पेरेंट्स हैं कहां पर? सर शकरपुर में ही रहते हैं। हाँ राजीव बोलो। सर बूबा बेगम का दामाद है, नाम है फिरोज। जब से बूबा अंदर थी फिरोज ही उसका धंधा संभाल रहा था। बूबा का पेरोल भी फिरोज नहीं कर रहा था। और सर ये भी पता चला है कि पिछले 1 साल से फिरोज दिल्ली में रहता था, लेकिन जब से बूबा अंदर गई है फिरोज भी अंडरग्राउंड है। राजीव हो सकता है मुन्नी को फिरोज नहीं उठाया हो और बूबा फिरोज को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो उसका दामाद है। पता करो कि ये फिरोज है कहां पर इस वक्त, जैसे ही मिले इसे थाने लेकर आओ। सर ये हमारी बबली। ये नताशा की करंट फोटोग्राफ है। आप लोगों के बबली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने के बाद नताशा ऐसी दिखती थी, शायद ये बबली ही हो। लेकिन सर आप श्योर हैं कि ये हमारी बबली है? हाँ साहब, हमें झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में हम कई ऑफिसर से मिल चुके, लेकिन बाद में यही पता चलता कि वो जिसकी बात कर रहे होते थे वो हमारी बबली नहीं होती थी। देखिए ये आपकी बेटी बबली है या नहीं ये तो डीएनए टेस्ट से ही कंफर्म हो पाएगा। हमें आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है सर।
अनजान को किसने कैद कर रखा था, ये राज अब बहुत जल्द सामने आने वाला था और उस आदमी की पहचान भी पता चलने वाली थी जिसकी, और इसी दौरान पुलिस को बूबा बेगम के दामाद फिरोज की एक इंफॉर्मेशन मिली। क्या रे फिरोज, तेरी सास तो बहुत डरती है तेरे से, ऐसा क्या खौफ पैदा कर रखा तूने उस पर? साहब डरता तो मैं उससे हूँ, जब से उसकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई साहब। साहब अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हम 6 साल से जेल में सड़ रहे हैं और वो कमीना इतनी आसानी से पकड़ में आ गया। मतलब 6 साल पहले फिरोज ने ही नताशा को उठाया था? हाँ साहब, लेकिन मैं किसी अनजान को नहीं जानता और ना ही कभी मैं मथुरा गया, ना ही किसी का मर्डर किया साहब। हाँ आशीष। सर कोसी पुलिस से अनजान के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोसी पुलिस ने अनजान को एक फार्म हाउस से छुड़वाया था जहाँ पे उसे हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। हाउस अरेस्ट? हाँ सर। मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ दो, जाने दो मुझे। साहब मैंने जो आपको फोन किया था ना, इधर है सब, इधर है सारे केस। पकड़ इसको, इसको पकड़। अरे तो इधर में, अरे क्या हुआ क्या? अरे साहब अंदर किधर है? अरे क्या हुआ क्या भाई, क्या? साहब मैं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करता था और एक दिन इंस्पेक्टर चाचा ने मुझे अरेस्ट कर लिया और एक एनजीओ में लेके गए। तो तुम कांस्टेबल गोविंद को इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाते हो, जो तुम्हें एनजीओ में लेके गया था? हाँ साहब, लेकिन वो एनजीओ वाले मुझे फिरंगी लोगों के पास भेजते थे और वो मेरे साथ लेकिन साहब मैं वहां से भागा और प्रताप बाबूजी के ढाबे पे काम करने लगा। वहां मेरी दोस्ती मुन्नी से हुई। मुन्नी बहुत अच्छी है साहब, लेकिन एक दिन उस एनजीओ के आदमी ने मुझे ढाबे पे देख लिया। यही था वो आदमी? क्या हुआ था उस रात? चाचा, मैंने उनको बोला मुन्नी को मत लेके जाओ, वो मान गए, फिर मैं उनके साथ चला गया। आवाज बंद कर, सीधा जेल में डालूंगा नहीं, चल। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर आधे घंटे में एक बच्चे का शारीरिक शोषण होता है और अनजान भी ऐसे ही अपराध का विक्टिम था, जो उन संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है जहां दिखावा तो बच्चों की भलाई करने का किया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। 4 अक्टूबर की रात को ढाबे पर हुआ मर्डर अपने फैसले की कगार पर था, लेकिन नताशा और मुन्नी क्या वाकई में मोहित और माया की बेटी बबली थी? साहब आपने बताया नहीं कि हमें क्यों बुलाया है। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है क्या? हाँ रिपोर्ट आ गई, नताशा ही आपकी बेटी बबली है। नताशा हमारी बबली? जानते हो उस आदमी को? इसी आदमी ने बबली को बूबा के अड्डे पे छोड़ा था। हाँ तो उसे मारिए ना साहब, हमें क्यों मार रहे हैं? माना कि इसने बबली को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसने बबली को बचाया भी था, जबकि तुमने बबली को जान से मारने की कोशिश की थी।
मेरा काम धंधा भी बैठा हुआ था। बबली के 2 भाई और थे, सबका खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से बबली के बोलने की भी प्रॉब्लम थी। तेरी वजह से वो बेचारी नन्ही सी बच्ची पिछले 6 साल से इधर से उधर पता नहीं क्या क्या सहती रही। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे माँ बाप को। सर, मीरा को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बबली, बबली मेरी बच्ची। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। संतान का किसी अपराध की बलि चढ़ जाना माता पिता के लिए सबसे दुखद अनुभव होता है, लेकिन शायद उससे भी दुखद होता है अपनी संतान को अपराधी बनते हुए देखना। आए दिन बच्चों के हाथों अपराधों की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहीं किसी बच्चे ने परीक्षाओं से बचने के लिए एक दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया, तो कहीं ईर्ष्या की वजह से एक 15 साल की लड़की ने अपनी ही सहेली की हत्या कर दी। कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता, तो इनमें ये अपराध करने की क्षमता, ये प्रवृत्ति आती कहां से है? अरे भाई, वो पटेल नगर वाली बस कब आएगी? अरे आ गई बस। अरे भाई आ गई बस। बाबूजी, अभिनव नहीं आया। खत्म हो गया सब कुछ। पीयूष मेरा एकमात्र सहारा था सर। अभी अभी नौकरी लगी थी उसकी, कितना खुश था। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं। किसी पे शक है आप? किसी पे दुश्मनी थी उसकी? पीयूष बिल्कुल भी वैसा नहीं था। देखिए रूपा जी, ठीक से याद करके बताइए, क्या पीयूष का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था? किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से? कभी बताया था उसने आपको? कभी कभी रिश्तेदार भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। कुछ याद है आपको? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? देखिए, छोटी से छोटी जानकारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए क्या बात? दरअसल पीयूष और मैं अकेले नहीं रहते। पीयूष के पापा हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। हो सकता है कि उनके दूसरे परिवार वालों में से किसी को हमारे बारे में पता चल गया हो, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पीयूष के पापा? नाम क्या है उनका?
बेटा विजेंद्र खोसला घर पे हैं? पापा घर पे नहीं है। अरे एक मिनट, घर में और कोई बड़ा है? आप लोग यहाँ? विजेंद्र खोसला को जानते हैं आप? तो वो मेरे पिताजी है। मैं विक्रांत। पलक बेटा तो अंदर जा। बात क्या है सर? एक मर्डर का केस है। मर्डर? किसका मर्डर सर? जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? सर वो दुकान पर ही होंगे। ठीक है, फोन करो, बुलाओ उन्हें। क्या हुआ ये सब? देखिए ना पापा जी, ये कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आपके बारे में। पापा जी कह रहे हैं कि आपकी एक नाजायज फैमिली है, बीवी बच्चा, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर। रूपा और पीयूष, पहचानते हैं आप उन्हें? रूपा के मुताबिक पीयूष आपका बेटा है। पीतमपुरा में इनकी लाश मिली है, मर्डर का केस है। जानते हैं आप इसे? देखिए, आप इस तरह से चुप रहेंगे तो हमारे पास तरीके और भी हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए पता चल जाएगा हमें। हाँ, पीयूष मेरा बेटा है। रूपा मेरी बीवी है। ये सब किसने किया? कैसे हुआ? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। हमें आपकी पूरी फैमिली से बात करनी है अभी। और कौन कौन है आपके परिवार में? उस दूसरी फैमिली के बारे में जब हमें कुछ पता ही नहीं था, तो अब जिनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं उन्हें हम कैसे कुछ कर सकते हैं? और वैसे भी सर, मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पापा जी अपने उसूलों के इतने पक्के इंसान थे कि वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका गुस्सा बहुत तेज है सर, हर छोटी छोटी बात पर। वैसे इंसान बहुत अच्छे हैं वो, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे और मेरे पति को इस दूसरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम क्रिमिनल टाइप के लोग थोड़ी ना है। मेरा यकीन मानिए सर, जरूर पापा जी झूठ बोल रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर होगा, वरना इतनी बड़ी बात इतने साल तक छिपाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये गुस्से वाली प्रॉब्लम, तुम्हारी भाभी ने बताया कि विजेंद्र अक्सर गुस्से में। सर भाभी झूठ बोल रहे हैं। थोड़े बहुत तो सबके ही पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं। सर हमने इस लड़के को कभी देखा भी नहीं, और जहाँ पापा जी की बात है उन पर इल्ज़ाम लगाना, सर एकदम संत आदमी है वो। उन्हें अपने बच्चों की चिंता रहती है। हाँ थोड़े कड़क हैं, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं। सर मैं वहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? और अगर मेरे बाप की कोई नाजायज़ औलाद होती भी ना सर, तो मुझे उससे नफरत नहीं होती। इनफैक्ट मुझे उस पर तरस आएगा कि ऐसा बाप मिला उसे। तुम्हारा मतलब आपको मेरे बाप पे शक है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा बाप गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पे आपको मेरे बाप के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको लगता है कि बाप का साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे तो उनको बाप की कोई जायदाद वगैरह मिल जाएगी। पर सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी सर किसके बातों में आ गए? सर हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी है जो गलत काम कर सकता है, वो है अभिनव। और उसकी हरकत है सर, एक रात को तो वो शराब पी कर आया और घर के बाहर पापा जी के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था, गालियाँ दे रहा था। और सर यहाँ तक कि नशे में उसने पापा जी के नेम प्लेट पर पेशाब भी कर दिया। और फिर अचानक से उसे घर छोड़ने का भूत सवार हो गया और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगा, वो भी पापा जी के जीते जी। 18 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब आप कहाँ थे? सब मिसेस सचदेवा के यहाँ, उनके घर पर किटी पार्टी थी, वो इसी ब्लॉक में रहती है। सर उस दिन हम रिश्तेदारों के यहाँ गए थे दिवाली का गिफ्ट देने के लिए। सर वही कोचिंग सेंटर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ सबको।
पीयूष और रूपा मेरी दूसरी फैमिली सही, लेकिन हमेशा मैंने दिल से उन दोनों का ख्याल रखा है। इनमें और उन दोनों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। मैं पीयूष को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं सर, ये बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और मुझे पूरा भरोसा है सर कि मेरे बच्चे भी कभी इस हद तक नहीं जाएंगे। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था, और पता होता भी तो वो कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। प्लीज सर, पीयूष के मर्डरर को जल्दी से जल्दी ढूंढिए। सर एक बात तो कंफर्म है कि फैमिली मेंबर्स के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर अभिनव और विक्रांत, इन दोनों में भी प्रॉब्लम है, और ननंद और भाभी, इन दोनों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही हैं। और आरती का पति मुकेश, वो बार बार विक्रांत और अभिनव के बीच अनबन की तरफ इशारा कर रहा था। सर अगर प्रॉपर्टी का मामला इतना ही गहरा है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी को प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया और उसी ने पीयूष को रास्ते से हटा दिया ताकि प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार कम हो जाए। राइट सर। सर आमतौर पर फैमिली में जो लड़ाई होती है उसे पुलिस से छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुल के बता रहे हैं लोग। शायद नाटक कर रहे हैं। हो सकता है इन सब ने मिलकर ही पीयूष को रास्ते से हटाया है और अब हमारे सामने ड्रामा कर रहे हैं। आपस में किसी की भी बनती नहीं। अभी इस फैमिली के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अरविंद सर, इस फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकालो। देखते हैं ये आदर्शवादी फैमिली कितना सच बोल रही है। ओके सर। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है जो ये साबित कर सके कि इनमें से कोई भी पीयूष और रूपा के बारे में जानता था। राइट सर। इन सभी के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। इन लोगों ने जो बयान दिए थे सबके सब मैच करते हैं। जिस दिन पीयूष का मर्डर हुआ इनमें से कोई भी उस लोकेशन के आसपास नहीं था। अरविंद, ऐसा भी हो सकता है कि ये काम इन लोगों ने किसी और से करवाया हो। इनके कॉल रिकॉर्ड्स? सर कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, उम्मीद है हमें कुछ हाथ लगे। सर कहीं ये कोई रूपा का वहम तो नहीं? आई मीन उसने अपना बेटा खोया है। और ऐसी हालत में सारा का सारा शक विजेंदर की फैमिली पर जाएगा, क्योंकि वैसे भी पीयूष की पर्सनल लाइफ के बारे में वो एक्चुअली कुछ जानती नहीं है। दोस्त, ऑफिस, कुछ नहीं। उस बस स्टॉप के आसपास एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा। ओके सर। स्कूल टाइम से जानता हूँ सर। लास्ट टाइम मिला था तो बहुत परेशान था, पैसे की दिक्कत थी शायद। बोल रहा था अपने बाप से जाके पैसे मांगेगा। उसके बाप की दुकान थी कोई। बट सर एक बात समझ नहीं आई, जब उसके बाप के पास इतना पैसा है तो फिर उसकी माँ और उसको पैसे की क्या ज़रूरत? फिर पता चला इधर आओ बेटा, पूजा करो। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बोल, क्या बात है? पापा कौन है वो लोग? तुम क्यों आए यहाँ? जाओ घर पे, बाद में बात करते। जाओ पापा, वो फैमिली है ना आपकी? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, बाद में बात करते। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। एक्चुअली उसी दिन तो उसे पता चला कि उसके पापा की एक और फैमिली थी। डिप्रेशन में था बेचारा। अजय, पीयूष की किसी से कोई दुश्मनी थी स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में? दुश्मनी का तो पता नहीं शायद, बट हो भी सकता है क्योंकि वो किसी से कम थोड़ी था। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ सर। सर पीयूष को पैसों की प्रॉब्लम तो थी। उसने यहाँ बहुत सारे लोगों से लोन भी ले रखा था, लेकिन सर बाद में लोगों ने उसे पैसे देने बंद कर दिए। सर एक और अजीब बात, पीयूष को विजेंदर की दूसरी फैमिली के बारे में पता था। उसे ये बात हाल ही में पता चली, लेकिन सर विजेंदर ने हमसे ये बात छुपाई। चलो एक बार मिल लेते हैं इन लोगों से। ठीक है सर। अरे निशा, क्या है ये? पागल हो गई हो क्या? नहीं, अभी नहीं हुई हूँ।
पर इस घर में रहूंगी ना तो जरूर पागल हो जाऊंगी। ये देखो महारानी फिर से आ गई। मतलब मैं मर मर के इस घर में काम करती रहूं और उनका जब मन चाहे वो यहाँ आकर बैठ जाए। आ गई है तो गई कहाँ? ऊपर ही होंगी महारानी, आराम कर रही होंगी अपने कमरे में। पलक अच्छा बेटा, पलक को म्यूजिक क्लासेस भेजना था, भेजा या फिर वो भी भूल गई? अरे अब मैं कितना याद रखूं, मुझे नहीं याद रहा। मुझे नहीं ध्यान था तो मैं क्या करूं? पर कुछ तो जिम्मेदारी निभाया करो। मतलब इस घर की असली नौकरानी तो मैं ही हूं ना, मैं देख रही हूं ना। पर ये कैसी बातें कर रही हो तुम निशा? इतना कुछ करो उसके बाद भी कोई इस घर में ना तो खुद थोड़ी रहने वाला है, सब मुझ। आरती! 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 आरती क्या हुआ तुम्हें? आरती! पूरे घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है सर। हो सकता है कि मर्डर में घर वाला कोई इन्वॉल्व हो या फिर कोई बाहर वाला जिसे घर की अच्छी तरह से जानकारी हो सकता है कि डुप्लीकेट चाबी का यूज़ करके अंदर आया हो। सर एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि यहाँ से इसका पैर फिसला हो या इसका सर टकराया हो और फिर लगातार खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। अगर घर पे कोई भी मौजूद नहीं था तो वो देखो यहाँ इसका सर टकराया होगा, यहाँ से भी खून पोंछा गया। सर यू मीन टू से मर्डर? देखते बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। वो वहां से आरती का खून पोंछा गया है, किसने कोशिश की थी? सर वो पलक नहीं। सर असल में उसे आदत है, कहीं भी गंदगी देखती है तो उसे साफ करने लग जाती है। और साथ में साफ कर दिए वो सबूत भी जो शायद वहां से मिल जाते। सर बच्ची है सर, गलती हो गई उससे। बाकी लोगों को बुलाओ पूछताछ के लिए। लेकिन आरती क्यों आई थी यहाँ? पापा जी से मिलने अक्सर आया करती थी। एक वही तो थी जो पापा जी की परवाह किया करती थी। लेकिन तुम्हारे पापा जी विजेंद्र वो तो घर पे थे ही नहीं। आप जानते थे कि आरती आपसे मिलने आने वाली है? कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं मना करता था। उस दिन दुकान पर होलसेल लगाने वाले थे, वो आई। अगर नहीं आती तो ये सब नहीं होता। हो सकता है किसी और से मिलने आई हो। और मिलने क्यों आएगी वो किसी से? निशा और विक्रांत को तो अखरती थी वो। एक पापा जी तो हैं। उसके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, लेकिन वो बार बार पापा जी से पैसे मांगती थी। वो मुकेश है ना, उसे आदत पड़ गई थी पापा जी के पैसों पर ऐश करने की। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं था सर। बस जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आरती को आगे कर देता था। हाँ देता था पैसे, विक्रांत को मदद करता हूं ना तो आरती को क्यों ना करूं। और मुकेश अच्छा इंसान है, बिजनेस में थोड़ा अनलकी है, बस होता है। और मैं आरती दीदी को क्यों मारूंगा? एक मैं ही तो था जो दीदी के इतना क्लोज था सर। खुद उसके पति को उसकी कुछ नहीं पड़ी थी। दीदी सर झगड़े किस पति पत्नी के बीच में नहीं होते बताइए? इसका मतलब वो एक दूसरे का खून कर देते हैं? कुछ कर भी देता है, इसीलिए पहला शक पति और पत्नी पर जाता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं वैसे भी ऑफिस में था, मैं कैसे? सर उस वक्त तो मैं दुकान पर ही था। शॉपिंग पर गई थी सर, इसकी रिसिप्ट भी है मेरे पास। और फिर वहां से इनकी दुकान गई और हम दोनों साथ में घर आ गए सर। मैं दोस्त के घर पे था, हम लोग मिलके मैच देख रहे थे। उस दिन दुकान से लौटते वक्त रास्ते में मेरे मन में आया तो मैं मंदिर चला गया, वहीं भी विक्रांत का फोन आया। क्यों भरोसा करें आपकी बातों? पहले भी आपने हमसे झूठ बोला था। पीयूष आपसे मिलने आपकी दुकान पर आया था जब उसे आपकी इस फैमिली के बारे में पता चला था, और ये बात आपने हमसे छुपाई। कहीं पीयूष ने आपको कोई धमकी वमकी तो नहीं दी और आपने उसे रास्ते से हटा दिया? ये बात किसी तरह से आरती को पता चल गई होगी और उसे भी आपने। बस कीजिए सर, चाहे तो आप मुझे हवालात में डालिए, लेकिन ऐसे इल्जाम मत लगाइए। हाँ मैंने उस दिन पीयूष से बात की थी, खुद वहां जाकर समझाया था उसे, वो समझ भी गया था सर, सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर देखिए सर,
पीयूष और आरती, ये दोनों मेरे ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इन दोनों से बड़ी उम्मीदें थी मुझे, तो इन दोनों को मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? सर फिर से वही हुआ, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर बातचीत करके तो ऐसा लग रहा है मोटिव है इनके पास, क्योंकि विक्रांत आरती से जलता था और निशा को आरती का बार बार आना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि अपने बाप की प्रॉपर्टी विक्रांत को मिल जाए। और सर ये मुकेश और आरती, इन दोनों में अनबन तो थी ही। मैं कहाँ होंगी, मैं यही थी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि कहीं आरती की मौत पीयूष के मर्डर का बदला तो नहीं थी। सर मैं यहाँ से मार्केट सामान लेने नहीं जा सकती और आप खून का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी आरती का। खून करवाया भी जा सकता है रूपा जी, किसी और के हाथों। देखा था हमने आपको, जिस तरह पीयूष के अंतिम संस्कार के दिन अब विजेंद्र खोसला के बच्चों को घूर रही थी। क्या था वो? सर विजेंद्र जी पीयूष और आरती को कितना प्यार करते थे ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पीयूष को खोने के बाद विजेंद्र जी वैसे ही बहुत बिखर चुके हैं और आरती को मार के मैं उन्हें और टूटने नहीं देना चाहती। आपको जो जांच करनी है कीजिए, लेकिन मैंने आरती को नहीं मारा। और याद रखिएगा मैं अब भी इंतजार में हूँ पीयूष के हत्यारे के पकड़े जाने। बेटा पलक, आप ऐसे चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? स्कूल से आने के बाद आप घर पर ही थी। बेटा और कौन कौन था घर पे? मम्मी, पापा। क्या हुआ बेटा आपको? सर शायद ये काफ़ी डिस्टर्ब है। आरती दीदी के बहुत क्लोज थी ना ये। ठीक है, इससे बाद में पूछताछ कर लें। भेज दीजिए। बेटा आप रूम में जाके रेस्ट करो, मम्मा आ रही है। जा। पलक काफी नर्वस रहती, परेशान सी। मैटर क्या है? सर एक्चुअली उसको OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी के कारण उसको स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरे ख्याल से हमें पलक के बारे में चाइल्ड सेक्रेटरी से कंसल्ट करना चाहिए। अपने फैमिली मेंबर की मौत इतने करीब से देखना, ऐसे केसेस को डील करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। काफ़ी गलत असर पड़ सकता है इनका। जी। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD पीड़ित की मनोदशा उसे चैन से जीने नहीं देती, बल्कि निरंतर अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने पर, चीजों को अपनी जगह से टस से मस ना होने देने पर और गंदगी दिखाई देते ही लगातार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर ये बीमारी परिणाम होती है परिवार, करीबी और समाज द्वारा पीड़ित पर पड़े प्रभाव का। कई बार ये बीमारी डर की वजह से भी उत्पन्न होती है। आखिर पलक के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो OCD का शिकार बनी? सर आरती की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई। सर जिस फोर्स के साथ आरती के सर को टेबल पर टकराया गया, सर उससे तो ऐसा लगता है कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। हमारी फॉरेंसिक टीम ने उसके फ्लोर की जांच भी की। ना तो उसने चप्पल पहन रखे थे और ना ही जूते। सर ऐसे अचानक उसका फर्श से फिसल कर टेबल पर गिर जाना इम्पॉसिबल है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती को पीयूष के मर्डर के बारे में पता चल गया और किसी ने आरती को रास्ते से हटा दिया? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मर्डरर घर का ही कोई आदमी। सर पीयूष खोसला के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये पीयूष तो केवल फैमिली मेंबर के टच में था, माँ बाप। ये किसका नंबर है भाटी? सर किसी फेक नाम और एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड है, राजकुमार के नाम से। राजकुमार? यस सर। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। और पूछताछ से पता चला कि पीयूष को बुरी आदतें थी, राइट? हाँ सर, उसके दोस्त ने भी बताया था। अरविंद, लोकल बार, कार्ड पार्लर और रेड लाइट एरिया, सब जगह पीयूष के बारे में पूछताछ कर। हो सकता है ये नंबर वहीं किसी के साथ कनेक्टेड हो और पीयूष के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिले जो अब तक नहीं मिली। तब तक मैं आरती और मुकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करता हूँ। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ नया जानने को मिले। राइट सर।
सब कुछ देने के बाद भी तुम लोगों ने ये दिन दिखाया मुझे। नफरत करता हूं मैं तुम दोनों में। बेटा पापा जी क्या बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, रो तो नहीं है। सर पीयूष खोसला के बैंक स्टेटमेंट। पीयूष खोसला? हाँ सर, जब हमने इस पीयूष के बारे में रेड लाइट एरिया में पूछताछ की तो वहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट रूही ने बताया मालदार पार्टी थी, दिल खोल के खर्च करता था मुझ पे। जिस आदमी की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए हो और जिसके ऊपर माँ के इलाज का भी खर्चा हो, वो प्रोस्टिट्यूट पे इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर सकता है? सर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से तो उसके ऊपर कोई लोन नहीं था। हो सकता है कि उसने पैसे दोस्तों से उधार लिए हों। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो 2-3 लोगों के टच में था। वो नंबर जो फेक नाम और एड्रेस पे रजिस्टर था किसी राजकुमार के नाम पे, पूछताछ के जरिए उसका कोई कनेक्शन निकला? फिलहाल तो नहीं सर। उस नंबर का पता करवाओ, उसकी करंट लोकेशन पता करो हाई प्रायोरिटी बेस पर, और ये पता तो चले कि नंबर है किसका। ओके सर। सर वो वीरेंद्र ने मुंह खोला? नहीं, बस एक ही बात रट रहा है कि घर वाले फंसाने की कोशिश करें। आज तो पापा जी ने हद कर दी। और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अलग के साथ भी वही सब होगा जो हमारे साथ हुआ। मम्मा। हाँ बेटा, कुछ चाहिए आपको? क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ? हेलो जी, मैं विक्रांत खोसला बात कर रहा हूँ। मुझे इंस्पेक्टर नागर से बात करनी है। इंस्पेक्टर नागर ही, बोलो। हमें पता चल गया आरती का मर्डर किसने किया। ये क्या बकवास है? इस तरह किसी शरीफ आदमी के साथ आप लोग? अपनी ही बेटी का कत्ल करके शरीफ? मैंने कहा सब। कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, सब सुन चुके हैं हम। इस तरह आपने आरती की जान ली। चलिए आप। मैं मेरी बेटी का मर्डर क्यों करूंगा? आप लोग क्या बोल रहे हो? ये हम कहाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे खुद के घर वाले बोल रहे हैं। तुम्हारी पोती पलक, उसने हमें बता दिया है कि आरती का मर्डर तुमने ही किया है। उसने सब देख लिया। सर रोके ना सर। एक्चुअली सर वो बहुत डर रही है, वो पापा जी से बहुत डरती है सब। चुप रहिए आप लोग। बेटा गुस्सा हो पापा जी से? मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें, पर सच बता दे। तूने देखा मुझे आरती बुआ को मारते हुए? देख बेटा, पापा जी ने बोला ना कभी झूठ नहीं बोलते। बता दे, तूने देखा है मुझे? बेटा, तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? किसी ने कहा था आपसे ऐसे करने के लिए? बता बेटा, सच क्या है? घुट के लेना तू? हाँ? बता, किसने बोला था तुझे झूठ बोलने के लिए? मम्मी पापा ने। चलो सॉरी सर हमें पता नहीं था सर कि इस तरह किसी को फंसाना अपराध है। और कोई रास्ता ही नहीं था सर हमारे पास। पापा जी का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था सर। मैं पापा जी की बहुत इज्जत करता हूँ सर, लेकिन जिस तरीके का रवैया इनका पलक के साथ था उससे हम काफ़ी परेशान थे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस को गुमराह करें। सजा भी हो सकती है आप दोनों सर। छोड़ दीजिए इन्हें। देखिए, गलती तो मेरी है। मैं पलक के साथ ज्यादा ही सख्ती से पेश आया था। वैसे भी आजकल हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब चल रही है, ऊपर से ये सब। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, माफी मांगता हूँ। हमारी वजह से आपका बहुत टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होगा। एक चांस दीजिए सर। लास्ट चांस। आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो छोड़ेंगे नहीं। किस? रिश्तों का ये खेल धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा था। अब तक सिर्फ पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करने वाले परिवार के सदस्य
एक दूसरे को फंसाने के लिए अब झूठ बोलने पर उतर आए थे। घर के बड़ों का यह दायित्व होता है कि बच्चे रिश्तों के बारे में सीखें, उनकी महत्वता को समझें और उन्हें निभाने के बारे में जानें। लेकिन अगर घर के बड़े ही रिश्तों को अहमियत ना दें तो बच्चे भी इन रिश्तों की अहमियत को कम आंकने लगते हैं। यह साफ था कि पलक ने विक्रांत और निशा के कहने पर झूठ बोला था और विजेंद्र को आखिर पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया गया। लेकिन 2 हत्याओं से जुड़ा यह मामला बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की थी। मुकेश खुराना और विजेंद्र खोसला, मतलब हमारा शक ठीक था, इन लोगों ने झूठ बोला हमसे। सर इसका मतलब है विजेंद्र खोसला और मुकेश उस वक्त घर पर ही थे। लेकिन इन दोनों ने ही झूठ क्यों बोला? मैं वैसे भी ऑफिस में था। उस दिन दुकान से लौटते वक्त मेरे मन में आया तो मैं मंदिर चला गया। क्या छुपाना चाहते हैं? ले गया दोनों, सच उगलवाते हैं। राइट सर। हाँ अरविंद बोलो। सर विजेंद्र और मुकेश दोनों ही गायब हैं। सर मैंने घर में, ऑफिस में, दुकान में सभी जगह देखा, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। घर वालों से बात की? शायद किसी को कुछ पता? नहीं सर, घर वालों को भी कुछ नहीं पता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विजेंद्र और मुकेश इन दोनों ने मिलकर आरती का मर्डर किया हो? मुकेश का समझ में आता है, पति पत्नी में कुछ हुआ होगा, लेकिन विजेंद्र, इसके पास क्या मोटिव? सर जब जब हमने मुकेश से पूछताछ की है वो हमेशा अपने ससुराल के गुण गाता नजर आया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर आपस में प्लानिंग कर रहे हो? दोनों के फोटोग्राफ सर्कुलेट करा दो और एक सर्च टीम बना के निकलो, चप्पा चप्पा छान मारो। अगर ये दोनों गिल्टी हैं तो बचने नहीं चाहिए। ओके सर। हेलो, अशोकनगर पुलिस स्टेशन से खबर आई है, एक आदमी की बॉडी मिली, उम्र 50+ है, डिस्क्रिप्शन विजेंद्र से मिलता जुलता है। हम वहीं पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो। मैं लोकेशन भेजता हूँ। विजेंद्र खोसला, चाकू या किसी नोकीली चीज से वार किया गया। सर एक ही परिवार में तीसरा मर्डर। मुकेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, मुकेश का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। उसके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सर अजीब बात है, ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। पहले आरती की मौत के लिए हमें विजेंद्र पे शक था और अब विजेंद्र की मौत, वो भी इस हालत में। विजेंद्र की मौत का सबसे बड़ा मोटिव तो उसके परिवार वालों के पास ही, प्रॉपर्टी। हो सकता है उसके परिवार वाले उसके गुस्से से भी परेशान थे। हो सकता है कि पहले आरती के मर्डर के केस में उसे फंसाना चाहते थे और जब नाकाम रहे तो उसे मरवा दिया। खैर, अभी हमारा फोकस मुकेश को ढूंढने पर होना चाहिए। आरती के साथ साथ ये विजेंद्र के मर्डर में भी सस्पेक्ट है। लेकिन सर मुकेश ऐसा क्यों करेगा? आई मीन विजेंद्र से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मुकेश जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए गायब है। सर वो फेक नंबर जैसे पीयूष को लगातार कॉल आते थे, उसकी करंट लोकेशन ट्रेस कर ली है। हेलो, कौन? पीयूष, किससे बात करनी है आपको? नहीं सर, खड़ा हो। पीयूष को जानता है? पीयूष खोसला। पीयूष? तो मेरी गलती नहीं है। किसके सर पे खून सवार था? पैसे की खातिर तुमने अपने ही दोस्त की जान दे दी। पैसे वापस कर मेरे। मैं बाप के पास गया था ना, कहाँ है? यार मैंने कर्जे के बारे में बताया था तो रूही वाली बात भी सामने आ जाती। यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा धीरे धीरे करके। यार तुझे तो पता है मेरे घर की प्रॉब्लम है। बहाने, रोज नए बहाने। यार तू नहीं देने वाला मेरे पैसे। मैं दे दूंगा यार। तू नहीं देने वाला। ये सुंदर समझा यार, क्या कर रहे हैं? अपनी और उसकी, दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। काश उसने मुझसे कहा होता, मुझसे मांगे होते पैसे, मैं दिलवाती उसे पैसे। उसे डर था कि आप लोगों को उसका सच पता चल जाएगा कि वो वेश्याओं के पास जाता है। ये विजेंद्र खोसला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से विजेंद्र खोसला की मौत पेट में कोई नुकीली चीज घोपने की वजह से हुई है। डेथ ऑफ टाइम, एंगल ऑफ वेपन। सर बॉडी को घसीटा भी गया है, बहुत सारे मार्क्स भी हैं। इसका मतलब है कि विजेंद्र को कहीं और मारा गया और उसकी बॉडी को यहां लाके डंप किया। फिर विजेंद्र की बॉडी हमें यहां मिली,
इस रास्ते पे जो घर और दुकान दोनों को जोड़ता है। अरविंद, सर्च वारंट निकलवाओ, घर और दुकान दोनों के लिए, दोनों की तलाशी लें। ओके सर। इसके ब्लड टेस्ट और फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो, जो भी सच है सामने आ जाएगा। जरूरत नहीं है सर, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही पापा जी को मारा है सर, और इसको यहाँ छिपा दिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई देखने ही नहीं आएगा। मैंने ही मारा है पापा जी को सर। नहीं नहीं सर, ये गलत कह रही है। पापा जी का खून मैंने किया सर, इसी कैसे से किया सर। ये क्या चक्कर, ये बोलती है कि खून इसने किया है और तुम बोल रहे हो कि ये खून तुमने किया। या तो तुम दोनों एक दूसरे को बचा रहे हो या फिर किसी और को बचा रहे हो। जो भी सच है बता दो, वरना जांच के बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हेलो, क्या क्या कहा था तूने? आरती के मर्डर के दिन तो ऑफिस में था। झूठ था ना वो? बोल। तेरे ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स देखे हमने, उस दिन तो विजेंद्र के घर के आसपास ही था। अब ये बता कि आरती और विजेंद्र को क्यों मारता? मैं अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करूंगा? हम पापा जी से मिलने के लिए गए थे, आरती भी साथ में थी। सर पापा जी ने खुद बुलाया था उसे। सर आरती को छोड़कर मैं अपने किसी काम से आगे निकल गया था। करीब आधे घंटे के बाद मैं लौटा। बात बंद कर। तेरी इतनी हिम्मत? ये क्या है? क्या है ये? नेहा की शादी में इतने कम कपड़े पहन के गई? जब मेरे पति ही मना नहीं कर रहे तो आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? बाप हूं मैं तेरा। यही आता है ना आपको? लोगों को बार बार डराना, उनको मारना और उनको दबा कर रखना। अरे आपका कैरेक्टर कौन सा सही है? आपकी तो जिंदगी एक झूठ है। आप तो मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, कायर हैं। आप इतने गिरे हुए कि मैं बोल नहीं सकती। आपकी तो मुझे हर एक बात। क्या बात कर? क्या बात? आरती के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, बचा नहीं सकता था उसे? पापा जी इतना गुस्से में थे, उन्हें कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं था। फलक बेटा, उस दिन क्या हुआ था? वो बाय मिस्टेक हुआ था, जानबूझ के मैंने नहीं किया। आई प्रॉमिस। मैं डर गई थी, अगर सफाई ना हो तो पापा जी बहुत पनिश करते थे, लेकिन मैं हमेशा सब साफ करती थी। पर उस दिन पता नहीं कैसे जब मैं उठी तो बेटा, ये खून? पापा जी कुछ भी नहीं है। क्या छुपा रहे बताओ? कुछ भी नहीं। सॉरी पापा जी। मुझे पता था वो मुझे फिर मारेंगे,
पहले की तरह। वो तो पापा, अभिनव चाचू, आरती बुआ सबको मारते थे, छोटी छोटी गलती पर भी। एकदम से गुस्सा होकर वो मुझे भी मारेंगे। पलक, क्या हुआ बेटा? अरे पापा जी, इसको पहली बार पीरियड्स आए थे। इसको भी नहीं पता था सर कि क्या हो रहा है। सर पलक की कोई गलती नहीं है सर, पलक की कोई गलती नहीं है सर। काजल की कोठरी में कैसो हूं सियानो जाए, एक लीक काजल की लगी है सो लागी है। वाकई में विजेंद्र खोसला का यह घर परिवार किसी काजल की कोठरी के समान था। इसमें रहने वाले जो चाहे कर लें, उनका कालिक से बचना असंभव था। आज के आधुनिक युग में अच्छी और बुरी हर जानकारी बच्चों की पहुंच में है। बेहतर यह होगा कि उनकी कुशलता पर रोक लगाए बिना हम बातचीत द्वारा उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाएं, जटिल विषयों पर बातचीत करके उनका मार्गदर्शन करें। आखिर ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे तो फिर कौन निभाएगा? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।